अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाअल्लाह सैलरी की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। खालिद साहब की किताब का चैप्टर नंबर 2 भी है हमारे पास, और हम ये बात डिसाइड कर चुके हुए हैं कि अगर हम चैप्टर कर लेंगे, अपना थ्योरी को कंप्लीट करेंगे और उसके साथ हम अपना उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चैप्टर समझें कि हमने नहीं किया हुआ। पहला क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 19 मार्च 2021 के अंदर, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मेड ब्ला ब्ला relating to interest free loan provided by an employer to its employee for marriage for of his daughter। जी बताएं क्या इसका रिप्लाई करेंगे। कहता है जी, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को लोन दे रहा है, ठीक है, उसका क्या बताएं आप। एक्सप्लेन द प्रोविजंस, असल में जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो है प्रोविजन। एक्सप्लेन द प्रोविजन, प्रोविजंस क्या होती हैं, यानी रूल बताएं उसका, ये बात उसने पूछी है आपसे। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट फ्री लोन, क्या रिप्लाई करेंगे इसका। ओनली 2 मार्क्स, सिर्फ 2 नंबर यहाँ पर उसने दिए हुए। नहीं, आंसर क्या लिखेंगे इसका। बात ये है कि ये तो नहीं लिखेंगे ना 10%। इसका रिप्लाई क्या करेंगे, आंसर कैसे करेंगे एग्जाम में। If loan is provided by an employer to employee which is interest free and the amount of loan is above 1 million, then 10% of the loan amount shall be added under the head income from salary as a taxable amount। बस ये इसका जवाब है। इंटरेस्ट फ्री लोन अगर दिया जाएगा तो इसका ये 2 मार्क्स के अंदर यही बनता है कि अगर उसको लोन दिया जाएगा इंटरेस्ट फ्री और वो 10% से क्या है, वो इंटरेस्ट फ्री तो उसने खुद कह दिया। यहाँ पर आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते कि इफ़ द एनी इंटरेस्ट इज़ पेड बाय द एम्प्लॉई टू द एम्प्लॉयर देन दैट मस्ट बी डिडक्टेड। ये अब उसने डायरेक्ट आपको बता दिया कि इंटरेस्ट फ्री है, ये 0% के ऊपर उसने दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आप इसका यही रिप्लाई बनता है। मार्क्स भी 2 हैं और बहुत लंबी चौड़ी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि जनाब एक क्वेश्चन है कि इफ़ द लोन इज़ प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई फॉर पर्सनल यूज़, राइट, विच इज़ इंटरेस्ट फ्री and the loan amount is above 1 million, and the loan amount is above 1 million, then 10% of the amount shall be added as a taxable amount under the head salary। उसको सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। दैट्स इट, लंबी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको, आई थिंक सो इट वाज क्वेश्चन नंबर 14, वो मैं आपको करवा चुका हुआ हूँ। अच्छा, एज अ टैक्स कंसल्टेंट, ये हमारा क्वेश्चन है जी मार्च 2021 का। एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज डॉक्टर जमाल अबाउट द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय हिम फॉर द टैक्स ईयर 9। उसकी टैक्स पेएबल जो है जमाल का, वो बताइएगा अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। assume that tax rates for the same for all the above mentioned tax year are as applicable for the current tax year, right। assume that tax rates are same for all the above mentioned tax years as are applicable for the current tax year, यानी हमारे इन सालों के टैक्स ईयर रेट्स भी क्या है, सेम है। हमारा टैक्स ईयर कौन सा सबसे पहले, X9 हमें ये बता रहा है ऑन 31 ऑफ दिसंबर। अगर X9 है और ये कितने डेट को हो रहा है, डेट हमें कौन सी बताई जा रही है, दिसंबर।
डॉक्टर जमाल रिज़ाइन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल लिमिटेड। अगर कोई एम्प्लॉय किसी हॉस्पिटल में हो तो क्या इम्पैक्ट आता है उसकी सैलरी पे? क्या पढ़ा हुआ है आपने? अगर कोई एम्प्लॉय किसी हॉस्पिटल में हो तो उसकी सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है? क्या कहीं पढ़ा है आपने कोई एम्प्लॉय किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हो? हम्म, एक होटल था, होटल एंड रेस्टोरेंट, तो क्या इम्पैक्ट आता है? उसको मेडिकल जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा फ्री और सब्सिडाइज वो एग्जाम्प्ट होगा, बेशक वो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो। ये वहाँ पर इशू है। इन जनवरी ही रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट: ₹600,000 एज लीव इन कैशमेंट टोटली टैक्सेबल, 8.51 मिलियन फ्रॉम रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड। क्या ट्रीटमेंट होगा? रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड से अगर पैसे मिले तो क्या होता है? वो एग्जाम्प्ट होगा। शाबाश। ये क्या होगा? टोटली टैक्सेबल, और ये टोटली एग्जाम्प्ट होगा। 1.3 मिलियन एंड 1.7 मिलियन एज सैलरी एरियर्स रिलेटिंग टू टैक्स ईयर एक्स एंड 7। ये मैंने किया नहीं था, मेरा ख्याल है नहीं किया था। कहता जी उसको ये वाले पैसे जो हैं कब मिले हैं? 2x6 और x पिछले सालों के। अभी वो कहाँ पर चल रहा है? x9 में चल रहा है। तो ये इसको पिछले 2 सालों यानी 8 के भी नहीं मिले, टैक्स ईयर 6 और 7 के अंदर उसको इन 2 सालों के पैसे मिले हुए हैं। अंडरस्टैंड? क्या ट्रीटमेंट होता है अगर आपको सैलरी जो है वो लेट मिले तो? शाबाश, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन तीनों इसी साल इन तीनों को, इन दोनों को भी ऐड कर लो, या उस सैलरी को उसी साल जाके आप टैक्स करवा लें। नहीं बेटा, वो प्राइवेट, उसके पास एम्प्लॉय के पास ऑप्शन नहीं है, वो तो कमिश्नर कर सकता है, वो खुद तो नहीं आपने ऑप्शन लेनी। एम्प्लॉय हर एक के पास ये ऑप्शन है कि उसको चाहे तो वो कर सकता है। डॉक्टर जमाल हैड रिसीव्ड अ मंथली सैलरी ऑफ 500,000 फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। हिज टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 4 टैक्स ईयर्स आर एज फॉलोज। अब ये 4 ईयर की जो हमें 3 साल की उस वक्त हमें चाहिए होती है जब हमें गोल्डन हैंडशेक, रिडंडेंसी कॉस्ट या एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिले। तो इसका तो हमारे साथ फ़िलहाल एवरेज तो यहाँ हमें कहीं नज़र, तो इसमें एक बेसिक सैलरी है, लीव इन कैशमेंट है, रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। अंडरस्टैंड? अब इसमें हम क्या करेंगे कि कहते हैं उसको एडवाइस करें। पहला तरीका क्या है कि आप इस सारी की सारी सैलरी को इसी साल में ऐड कर दें, इन चारों को। अंडरस्टैंड? फिर आप उसको टैक्स कर लें। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास कि ये वाली जो अमाउंट है 13 लाख रुपया, वो इस साल जाके टैक्स दे दें, और 17 लाख का टैक्स किस साल दे दें? इस साल पे जाके इस साल की सैलरी में ऐड कर दें। यानी 1.3 मिलियन को इस साल ऐड कर दें, और 1.7 को क्या करें? इस साल जाके ऐड कर दें। ये आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले इस क्वेश्चन का जो हल बनता है वो यही है कि पहले तो सारी इस अमाउंट को, इसको इग्नोर कर दें, और दूसरी ऑप्शन में क्या करें कि इसको इग्नोर करें और बाकी अमाउंट को क्या कर दें? हम उसमें टैक्स कर दें। समझ आ रही? इस ओके क्या नहीं? चल इसको कर लेते हैं। अगर आप वैसे इसकी आज मैंने वीडियो जो है वो अपलोड भी की हुई है। मिस्टर जमाल सैलरी इनकम, पहले क्या जी आपके पास? लीव इन कैशमेंट, ठीक है, लीव इन कैशमेंट सम,
लीव इनकैशमेंट 6 लाख रुपया। ये साथ साथ प्लीज़ करते जाए ना, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो भी, इसको ऐसे बैठे नहीं। प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसे मिले हैं और ये क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। 85, हम इसको इनर कॉलम में 8510 और यहाँ लिख देंगे एग्जेम्प्ट। और दूसरा हमारे पास है जी सैलरी एरियर्स, सैलरी इन एरियर्स, वो हमारे पास आ गई जी 1.3 प्लस 1.7, ठीक है, 3 मिलियन की। इसके अंदर हम लिख देते हैं 1.3 मिलियन प्लस 1.7 मिलियन। फिर उसके पास क्या है जी, हमारे पास मंथली सैलरी 500,000 इंटू 6, 6 माह की सैलरी है ना उसको, और वो भी 30 लाख रुपया। नहीं जी, पहली ऑप्शन उसके पास, जमाल के पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1 कि आप उसको इस साल में जाके वो क्या करवा दे, इसको वो टैक्स कर दे। ओके, अब इस पे टैक्स कितना आएगा, इस पे टैक्सेशन देखें एज अ सैलरीड पर्सन। हाँ जी, सैलरीड है ना ये, और ये नॉन सैलरीड के रेट्स हैं 6,700,000 प्लस 35%, ये वाला इसमें। ओके, तो 700,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट 6.6 मिलियन माइनस 4.1 मिलियन। तो पहली ऑप्शन इसके पास आ गई, दिस वन। पहली ऑप्शन ये है कि भाई ये क्या करे, ये टैक्स ये वाला पे करते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है इसके पास, ऑप्शन 2, कि वो जो मंथली सैलरी है इसको यहाँ टैक्स ना करवाए, और 36 लाख पे इसका टैक्स कितना बनेगा, ये इस स्लैब में फॉल करेगा। सही है, 36 लाख है ना, आप ये देखें। देखिए पहली ऑप्शन क्या थी इसमें, कि हमारे पास मंथली सैलरी के अंदर यहाँ पर टैक्स करवा ले। दूसरी ऑप्शन इसके पास क्या है कि इस सैलरी को यहाँ टैक्स नहीं करवाए। अब बन गया हमारे पास 3.6 मिलियन। 3.6 मिलियन जो है वो पिछली स्लैब में फॉल कर रहा है 430 प्लस 30%, 430 प्लस 30%, 430 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट 3.6 मिलियन माइनस 3.2 मिलियन। फोर थर्टी था ना। नहीं जी, एक तो इसके पास टैक्स आ गया ये वाला पहला। दूसरा क्या है कि जो पिछली सैलरीज हैं उनको क्या करें, रिवाइज कर दे। अब चलते हैं टैक्स ईयर 2x6 और टैक्स ईयर x7।
इसकी थी 13 लाख और इसकी कितनी थी टैक्सेबल इनकम? 17 लाख। ओके, इनकी उस साल की अपनी भी तो इनकम थी ना इसमें, ये देखिएगा 32 लाख और 38 लाख, 32 लाख और 38 लाख। एक मैं कॉलम यहाँ पर और कर दूँ, और 38 लाख। मैं इसको ज़रा ग्रीन कलर कर दूँ, ज़रा आपको समझने में आसानी। ये हमारा टैक्स ईयर आ गया जी, ये वाला। अब वो कह रहे हैं जी टैक्स रेट सेम है, अज्यूम क्या करें, टैक्स रेट सेम है इसके अंदर। टैक्स ईयर 4.5 मिलियन कहाँ पर फॉल कर रहा है हमारा? उसी तरह ये देखिएगा 4.5 मिलियन 700,000 वाली स्लैब में फॉल कर रहा है। 700,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 4.1 मिलियन। ओके, टोटल हमारे पास जो टैक्स आ गया जी 1 2 3, और लेस जो उसने ऑलरेडी उसकी लाइबिलिटी थी वो था हमारे पास इसका 430 प्लस 610, 430 प्लस 610। पंद्रह 1.57 और 1.4। तो इसको क्या करना चाहिए? इसको मैं दोबारा आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सेल पे किया शायद। सबसे पहली ऑप्शन ये थी हमारे पास क्वेश्चन ये था, चैप्टर नंबर 2B है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन हमारे पास ये थी कि वो ये जो पिछले साल की सैलरी है ना, ये वाली 1.3 मिलियन एंड 1.7 मिलियन, 3 मिलियन, ये पिछले सालों की सैलरी थी, टैक्स ईयर 6 और 7 की। एक एम्प्लॉय के पास ऑप्शन तो ये है कि इसको अपनी सैलरी में ऐड करें और उस पर टैक्स दे। जब हमने इस पर टैक्स कैलकुलेट किया तो वो कितना आ रहा है? 1.575, यानी ये पहला इसके पास ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये सैलरी X6 की है और ये X7 की है, इसको X6 में ले जाओ और इसको X। एग्जामिनर ने कहा कि आप पिछले सालों का जो रेट है वो अज्यूम करें कि यही है जो इस साल का है, उसको भी आप क्या कर लें? अज्यूम कर लें। हमने क्या किया कि उसकी जो ऑप्शन 2 के अंदर गए और ऑप्शन 2 में जाके हमने ये किया कि यहाँ से उसकी प्रीवियस ईयर की जो एरियर्स है वो हमने निकाल दी। मैंने जो है ना एक गलती ये की है वो दोनों 3 मिलियन की अमाउंट, मुझे ये लिखना था। ओके, तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि अगर ये इस साल की जो उसको बेनिफिट मिला है 3 मिलियन इसकी सैलरी है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड तो एग्जाम्प्ट है, और लीव इन कैशमेंट 3.6 मिलियन पे उसका जो टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 550। टैक्स ईयर 20X6 के अंदर उसकी ये जो अमाउंट थी हमने उसके उस साल में ले गए, और 3.2 उसकी उस साल की इनकम भी थी, टोटल आ गई 4.5 मिलियन। उसने एग्जामिनर ने कहा कि आप इसी रेट को
अज्यूम करें कि आज के रेट उस साल भी यही थे, तो हमने उसके 4.5 पे जब टैक्स लिया तो वो कितना आ गया 840। ओके, फिर हमने क्या किया कि टैक्स ईयर X7 के अंदर गए और हमने उसकी उस साल की इनकम में जो यहाँ से अमाउंट उठा के उसी साल में ऐड कर दी, वो बन गई 5.5, उस पर टैक्स आ गया 1 टोटल हमारा जो टैक्स आ रहा है इन 2 सालों का और इस साल का वो आ गया 2.58। इसमें हमारे पास उसने हमें बता दिया था कि पिछले सालों में 430 और 610 वो पे कर चुका हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है ये अमाउंट जो है, क्योंकि ये अगर आप इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि इतना टैक्स तो 1040 जो है 1.04 मिलियन यू हैव ऑलरेडी पेड, ये जो पे कर चुके ये तो माइनस करेंगे ना, तो जो डिफरेंस आ रहा है हमारा 1540 है। तो हम कहेंगे इट इज़ बेटर फॉर मिस्टर जमाल टू टैक्स द सैलरी इन एरियर्स ऑन एक्रूवल बेसिस, कि अपनी सैलरी को किस पे लेकर जाए, एक्रूवल बेसिस पर लेकर जाए। क्लियर? अच्छा, अब देखिएगा कि अगर ये बात वो ये वाली लाइन ना लिखता इसके अंदर सेम रेट वाली, कि रेट वो सेम है, तो आप क्या करते एग्जाम में, फिर आपने ये करना था कि इसका एवरेज रेट निकाल लेते, यानी 430 को इस पर डिवाइड करते, जो भी परसेंटेज आती ऐड करके वही परसेंटेज अप्लाई कर देते उसके ऊपर। अगर आपको पिछले सालों के रेट्स ना बताए जाएं तो साल का कैसे फाइंड करेंगे? या तो ऐसे ही ज्यूम कर लें कि जो आज के रेट्स हैं वो पिछले सालों में भी एप्लीकेबल थे, जिस तरह उसने लिखा हुआ है ज्यूम, ये एजम्पशन आप भी एग्जाम में ले सकते हैं, या एवरेज रेट भी निकाला जा सकता है उन सालों का। ओके, तो ये एक क्वेश्चन था एक्रूवल बेसिस का जो हमने 2 यहाँ पर कर लिए हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द अबव बेनिफिट रिसीव्ड बाय साजिद ऑन दी रिटायरमेंट। कहता है उसकी रिटायरमेंट के ऊपर ये ट्रीटमेंट उसका आप बताएं। साजिद रिटायर्ड फ्रॉम, अच्छा यहाँ पर आप मुझे बताएं कि रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट को वो जो हमने कहा था कि हम स्नेक के हेड को फोकस करेंगे, वेयर इट इज़ डिस्कस करना है, यहाँ पर उसने कंप्यूट नहीं किया, ये इसमें पॉइंट था डिस्कस। वेरी गुड, अब आपने चीज़ों को उसको पिक करना शुरू कर दिया है। ओके, ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स इन फाइनल सेटलमेंट, लीव इन कैशमेंट, क्या टोटली टैक्सेबल। ₹4 मिलियन फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर आप अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड से कोई अमाउंट हासिल करेंगे तो उससे क्या ट्रीटमेंट होगा? अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड है बेटा, ये अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी या कम्यूटेशन नहीं है जी। अभी हमने प्रोविडेंट फंड का किया ना, प्रोविडेंट फंड की अमाउंट एग्जेम्प्ट होती है, आप मिक्स कर रहे हो। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड और चीज़ है, आप अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी और पेंशन में कम्यूटेशन और पेंशन में चले गए हो। अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड का मैं ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि उसका एनुअल ट्रीटमेंट नहीं होता, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट का कोई ट्रीटमेंट। लेकिन जब आपको ये पैसे मिलते हैं, जब इससे आप विड्रॉ करवाते हो उस टाइम के ऊपर या रिटायरमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट टोटली टैक्सेबल होते हैं। विड्रॉल फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड इज नॉट एग्जेम्प्ट। कहते जी 50% ऑफ दिस अमाउंट वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द साजिद, तो वो तो एम्प्लॉय का तो दोबारा नहीं होगा ना ट्रीटमेंट, डबल ट्रीटमेंट तो नहीं आप लेंगे। दैट इज़ वाई इसमें से 2 मिलियन है, आप इसमें बता देंगे द विड्रॉल फ्रॉम अनअप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड, द एम्प्लॉयर शेयर शैल बी टोटली टैक्सेबल, सो 2 मिलियन शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सैलरी में 2 मिलियन इसका टैक्स होगा। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर जो चीज़ें, प्रोविडेंट फंड पे जब आप विड्रॉ करते हैं तो 3 अमाउंट्स होती हैं जिसको एक्यूमुलेटेड बैलेंस कहते हैं। नंबर 1, मुझे पता है कि गोश्त खा खा के थोड़ा सा भी खुमार है, थोड़ा सा इंजन को चलते चलते टाइम लगता है। अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी ये वो चीज़ है, इसका आप बताएंगे कि 75,000 शैल बी एग्जाम्ड फ्रॉम दिस अमाउंट एज
the 75,000 or 50% of the amount is exempt. So the maximum 75,000 is exempt from here and 2.225 million taxable, जो भी 2.425 million is taxable. He also acquired the vehicle provided to him by SCL. अगर कोई आपको एसेट दे दिया जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है उसका? हाँ, कोई भी एसेट हो, वो बेशक शेयर्स ही क्यों ना हो. एट अकाउंटिंग रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ ₹500,000, 5 लाख पे उसको दे दिया गया. द मार्केट वैल्यू ऑफ द व्हीकल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वाज 2 मिलियन. तो गाड़ी थी 20 लाख की, आपको कितने की दे दी गई? 5. डिस्काउंट कितना मिला आपको? 15 लाख रुपए. तो वो आपकी है. तो आप इसमें बताएंगे द डिफरेंस बिटवीन द फेयर मार्केट वैल्यू एंड द अमाउंट पेड शैल बी टैक्स अंडर द हेड सैलरी. ये इसका आप बताएंगे यहाँ पे. Question number 16. Hasrat has been working as a director HR for many years. During the year, he received basic salary of 6 million. 4 marks का ये question है. SL also contributed 50,000 per month toward the recognized provident fund and equal amount was contributed by Hasrat. ये करवा नहीं दिया था question? हो गया था ना? ये मैंने करवा दिया हुआ था आपको provident fund का. ओके जी. डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल अलाउंसेस दैट अ रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस इफ हिज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर वाज 800,000 एंड द सेट मंथली फी ऑफ ₹60,000 पर चाइल्ड फॉर हिज चिल्ड्रन एजुकेशन. कहता जी उसकी अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट करें ऑन कैन क्लेम एन अकाउंट एजुकेशन इफ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर आज 8 लाख रुपया. क्या रूल आपको बताया हुआ है? चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी 3 बच्चे हैं उसके. हाँ जी. 5% ऑफ द ट्यूशन फ़ी, 25% ऑफ द टैक्सेबल इनकम, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ विच एवर इज़ लोअर. तो इसके अंदर आप सबसे पहले है जी 25% ऑफ taxable income which is 800,000. और क्या था? 5% ऑफ द ट्यूशन फ़ी. ट्यूशन फ़ी कितनी है उसकी जी? पेड अ मंथली फ़ी ऑफ 6,000 पर चाइल्ड फॉर हिज 3 चिल्ड्रन. बेटा 6,000 इंटू 12 इंटू 3, इसका क्या लेंगे? 0.05. ओके. और उसके बाद क्या था? 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 3. एक चीज़ आपको याद होगी, मैंने ये बताया था कि ये जो टैक्सेबल इनकम होती है ये इस एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आ रही होती है. बताया था ना फॉर्मूला. डायरेक्ट भी आप कर लेंगे तो आपका यही आंसर इसका आ रहा है विच एवर इज़ लोअर. ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है कि हमें जो इसका डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10,800 का ये हमें डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा. इसका यही आंसर है. मैं देखता हूँ शायद खालिद साहब ने इसका वो आंसर तो यही है. शायद उसकी कैलकुलेशन उन्होंने खालिद साहब ने वो की हो. अच्छा. 15 यही है. ठीक है. अच्छा 14 भी हमने कर लिया था, मुझे याद है जब मैंने गोल्डन हैंडशेक करवाया था 14 मैंने उस वक़्त करवा दिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 13 है जी हमारे पास. एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस फॉर द टैक्स ईयर X8 एंड X9. उसका रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बताना है. कंप्यूट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर्स X8 and X9. Support your computation with appropriate
कमेंट्स जो हैं वो कहता है इसको आप इसके साथ सपोर्ट भी करें। तो पहली चीज़ उसने मांगी है रेजिडेंशियल स्टेटस आपने बताना है किसका, टैक्स ईयर X8 एंड X9 का। पहला तो हमारा ये स्टेटस आएगा, मिस्टर ए एन एम्प्लॉई ऑफ अ मलेशियन बेस्ड कंपनी हैज़ बीन असाइंड टू वर्क इन कराची इन इट्स सब्सिडरी कंपनी विच इज़ रिजाइंड रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान अंडर द कंपनीज एक्ट। कोई एम्प्लॉई अगर पाकिस्तान में आ जाए तो उसका क्या होता है, क्या जहन में आता है? शॉर्ट टर्म एम्प्लॉई, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की तरफ आपका ध्यान जाता है। पहली चीज़, द इनिशियल असाइनमेंट फॉर 2 years कमेंस्ड ऑन 1 March X8। हमारे कितने टैक्स ईयर हैं? 2 टैक्स ईयर की हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है। पहला है हमारा टैक्स ईयर 2X8 एंड सेकेंड टैक्स ईयर इज़ 20X9। X8 के अंदर वो कहते हैं जी वो आया है 1 March एंड वुड बी एक्सटेंडेड सब्जेक्ट टू द म्यूचुअल एग्रीमेंट। मार्च को आया है, आप बताएं मार्च के अंदर क्या होगा? मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो यहाँ पर क्या है, वो नॉन रेजिडेंट है, कोई और कंडीशन तो नहीं है। ही विजिटेड पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। मिस्टर एज रेम्यूनरेशन विल बी पेड इन मलेशिया, डिटेल ऑफ विच आर गिवन बिलो। राइट, तो ये नॉन रेजिडेंट है और ये क्या है? रेजिडेंट। यहाँ उसने कुछ नहीं में बताया ना, टाइम नहीं बताया। तो जब टाइम नहीं बताया तो क्या अज्यूम करेंगे कि सारा साल इधर ही ठहरा। तो पहला उसका रिप्लाई ये बनता है, एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम बताएंगे इन टैक्स ईयर 20X8 मिस्टर ए इज़ नॉन रेजिडेंट बिकॉज ही डज नॉट कंप्लीट 183 days, दैट्स इट। फॉर टैक्स ईयर 20X9 he is considered as resident person because he completed his 183 days। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान सोर्स सैलरी इनकम उसकी एक्स। अब ज़रा देखिएगा, सैलरी की हम अगर बात करें और एक सैलरी है पाकिस्तान सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी, फॉरेन सोर्स सैलरी, ये है पाकिस्तान सोर्स और ये सैलरी है उसकी फॉरेन सोर्स। मैं एब्रीवेशन यूज़ कर रहा हूँ, आपने नहीं करने। X8 में उसकी सैलरी कितनी है? 5,750,000 और X8 में फॉरेन सोर्स सैलरी है उसकी 12 मिलियन और X9 में उसकी पाकिस्तान सोर्स सैलरी है 17.25 मिलियन और फॉरेन सोर्स सैलरी है उसकी 3 मिलियन। जी, उसने आपसे पूछा है कि जनाब उसको क्या करें, उसकी एक्सप्लेन द रेजिडेंशियल स्टेटस, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम का टैक्सेबल इनकम बताएं। पहले साल उसकी टैक्सेबल इनकम क्या होगी? पहले इसकी पहले साल की जी बेटा लिखा उसने फॉरेन सोर्स इनकम है ये। मैं टैक्सेबल अमाउंट पूछ रहा हूँ क्या होगा। वो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो है ही नॉन रेजिडेंट बेटा, यहाँ तो है ही नॉन रेजिडेंट है ना। वो आप जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट शॉर्ट टर्म रेजिडेंट देखेंगे वो उस वक्त देखेंगे जब कोई पर्सन रेजिडेंट है। जब नॉन रेजिडेंट है तो फिर वो चीज़ नहीं देखेंगे ना आप। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट, फॉरेन सोर्स सैलरी सिर्फ उसी सूरत में देखी जाएगी अगर वो रेजिडेंट है। अगर वो है ही नॉन रेजिडेंट तो फिर आप वो वाली चीज़, उस तरफ आपका रुझान नहीं जाना चाहिए। जी, टैक्सेबल इनकम बताएं कितनी है इस साल? इसकी टैक्सेबल इनकम कह रहे नहीं होगी जी। पहले ये नॉन रेजिडेंट है तो ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। है कहाँ पढ़ाया मैंने आपको कि पाकिस्तान सोर्स इनकम भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी? रिटर्निंग, यही मैंने उस वक्त आपको याद है मैंने बात कही थी
कि मैं आपको लेके जाऊंगा इस तरफ, आप इस तरफ आएंगे, और मैंने कहा था ये मेरा चैलेंज है कि आप ये गलती लाजमी करेंगे। आज फिर वही गलती कर रहे हो ना। मैंने आपको याद रिकॉर्डिंग में ये बात कही थी कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप ये गलती करोगे कि नॉन रेजिडेंट की आप पाकिस्तान सोर्स इनकम के पीछे पड़ जाओगे या इस कोई पुट्ठा काम जरूर करोगे। कहा था नहीं कहा था? कर रहे हो ना वही हरकत। और भाई मैंने कहा था कि रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम्प्ट होती है, आपने नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम को भी लपेट दिया उसके अंदर। इसकी नॉन रेजिडेंट की ये वाली इनकम एग्जाम्प्ट होगी मेरा बेटा, ये तो टैक्सेबल ही रहेगी। ये मैंने कब आपको पढ़ाया हुआ? अंडरस्टैंड? अब ये वाली इनकम चूंकि रेजिडेंट है ये भी टैक्सेबल हो सकती है और ये भी हो सकती है, लेकिन आप यहां पर लिखेंगे 17250। इसकी उसने कहा जी अपनी स्पोर्ट बताएं, तो इसकी आप रीज़न लिखेंगे। इन दोनों की आपको रीज़न देनी है। आप बताएंगे टैक्स ईयर 2000x 20x8 एज ही इज़ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन सो हिज फॉरेन सोर्स इनकम इज एग्जेम्प्ट। इसकी आप रीज़न देंगे कि इन 20x9 हिज फॉरेन सोर्स सैलरी इज एग्जेम्प्ट subject to the condition he qualifies for a short term resident in Pakistan and he does not receive this amount in Pakistan, क्योंकि उसने मेंशन कुछ नहीं किया हुआ। समझ आ रही है? तो आप क्या मेंशन करेंगे कि मैं इसको भी इस साल इसलिए इसको यहाँ इसलिए एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है, यहाँ पर इसलिए एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ ये अज्यूम करते हुए कि ये पाकिस्तान में ये एज अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट आया हुआ और उसने ये अमाउंट पाकिस्तान में रिसीव नहीं की, इसलिए यहाँ भी पाकिस्तान और यहाँ भी पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स होगी, तब जाके आपको इसके मार्क्स मिलेंगे 8 नंबर। ये मैं आपको पहले बता दूँ। इफ़ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रीज़न ऑफ फॉर द टैक्सेबल इनकम मीन्स यू आर मिसिंग योर मार्क्स, यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दी फुल मार्क्स। ये बात याद रखें। दो बातें उसने पूछी हैं, टैक्सेबल इनकम भी कंप्यूट करो, सपोर्ट योर कंप्यूटेशन विद अप्रोप्रिएट कमेंट्स, आपने साथ इसके कमेंट्स भी देने हैं। ओके, ये वाली चीज। जी, Mr. W received an amount of 50,000 as arrear of salary pertaining to the tax year this in tax year. Discuss the options available with Mr. W. यहां डिस्कस करनी है, उसने मांगी नहीं है। क्या करेंगे? 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है मार्च 2008 के अंदर। बताएं, मिस्टर डब्ल्यू को 50,000 मिला है एरियर्स में, लेट मिला है उसे। 20x8 की अमाउंट उसको x9 में मिली। कहता डिस्कस करें व्हाट मैटर शुड, उसने यहां पर इस क्वेश्चन को जरा पढ़िएगा और मुझे बताएं कि आपको क्या समझ आई। ये एक मुंह वाला सांप है या दो मुंह वाला सांप है? हाँ जी, पहले है डिस्कस करना है ऑप्शन 1 एंड व्हाट मैटर शुड ही कंसीडर। ये दो चीजें हैं, बताएं क्या इसका रिप्लाई क्या होगा इसका? हाँ, ईदर ही टैक्स दिस सैलरी ऑन रिसीट बेसिस और he may opt to tax that salary on accrual basis, which means that the arrears amount shall be taxed in 2020x8। यहाँ पर टैक्स करे, दूसरी ऑप्शन क्या, उस साल में जाकर टैक्स करे। कहता है व्हाट मैटर शुड ही कंसीडर, उसको क्या चीज़ फैसला करेगा, किस बेस के ऊपर फैसला करेगा कि मुझे इस साल टैक्स करनी है या पिछले साल जाकर टैक्स करनी है। हाँ, जो उसको जो है उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर बाय इंक्लूडिंग दिस अमाउंट इन 20x9 वेदर अ हायर रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल और नॉट। दैट इज़ द ओनली पॉइंट। वो ये बात डिसाइड करेगा कि क्या मुझे इस साल आने की वजह से हायर रेट ऑफ टैक्स तो नहीं पड़ रहा 50,000 के ऊपर। बस ये उसका डिसीजन होगा कि अगर उसको टैक्स रेट इस साल कम पड़ रहा है या उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसको क्या करना चाहिए, इसको उसी साल ही
ले जाना चाहिए जहां उसको कम है। कंप्यूट द टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर एक्स, 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जी। अच्छा, अब आपने इसका ट्रीटमेंट मुझे बताते जाना है। पहली चीज़ हमें बताई जा रही है सितंबर टू, एक फुल फ्लेज तकरीबन समझे कि एक क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। मिस्टर ए आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी, जब रिटायरमेंट आपको एग्जाम में मिलेगा तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं? गोल्डन हैंडशेक, पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, इस तरह से चीज़ें आपको मिल सकती हैं। एज अ सीनियर एग्जेक्टिव वॉज री हायर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। री हायर्ड का वर्ड कहाँ पढ़ा हुआ है आपने? हाँ, ये कहाँ पढ़ा आपने? री अपॉइंटमेंट का वर्ड कहाँ पढ़ा आपने? री अपॉइंटमेंट का पेंशन में पढ़ा था कि अगर आपकी री अपॉइंटमेंट हो जाए, जो पेंशन होती है, क्यूमिटेशन ऑफ पेंशन नहीं, सिर्फ पेंशन क्या होती है, वो टैक्सेबल हो जाती है सब्जेक्ट टू द कंडीशन हिज एज इज़ बिलो 60, उसकी एज 60 से कम है तब, अदरवाइज उसको इससे पेंशन क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट रहेगी। मेरा ख्याल है बिलो 60 के ऊपर लिखा हुआ है, 60 और बिलो 60 दोनों देख लीजिएगा। However, due to certain reasons, he contract with was prematurely terminated 6 months earlier, that is on 31st of December, उसको ये कर दिया। The detail of emoluments, emoluments कहते हैं जो सैलरी में ये जो चीज़ें मिलती हैं ना, इसको emoluments कहते हैं। Received by him during tax year X7 are given below basic salary per month। रिटायरमेंट कब हो रही है? 31st को, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेंट ऑफ अकोमोडेशन पर मंथ, राइट, ये क्या चीज़ है? अकोमोडेशन, इसका रूल क्या है? दिस और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर। हायर अकोमोडेशन, घर को जहन बढ़ाएं, घर कुशादा होता है, बड़ा होता है, घर की तरफ लोअर नहीं चले जाना। घर में क्या होती है? कुशादगी होती है। यूटिलिटी अलाउंसेस टोटली टैक्सेबल। मेडिकल बेनिफिट रीइंबर्स ड्यूरिंग द ईयर। मेडिकल बेटा फैसिलिटी है, ये मेडिकल अलाउंस नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है, ये मेडिकल फैसिलिटी दी गई है। इफ़ इट इज़ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज टोटली एग्जाम्ड, इफ़ इट इज़ नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ टोटली टैक्सेबल। हाउस रेंट वॉज पेड बाय द कंपनी डायरेक्टली टू द लैंडलॉर्ड। मेडिकल बेनिफिट्स वर रीइंबर्स्ड अगेंस्ट बिल सबमिटेड बाय मिस्टर ए, तो ये क्या होगा? एग्जाम्प्ट होगा। ऑन हिज On his retirement as a permanent employee, he had been paid gratuity from the approved fund। approved fund से gratuity मिलेगी तो क्या होती है? वो exempt होती है। F fully exempt। According to the rules of the fund, he was also entitled to a special gratuity in lieu of his service rendered under the contract। Accordingly, an amount of 120 was also paid out of the fund on termination of the कॉन्ट्रैक्ट। उसको इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 120 एक स्पेशल जो है वो ग्रेचुटी भी मिली हुई है, राइट, अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स ऑफ द फंड, देखिए रूल्स फंड के जो रूल्स हैं, लॉ ने कहा है कि उसमें से जो कुछ भी मिले वो एग्जाम्प्ट है। कहता है उसको ग्रेचुटी भी मिलेगी और कुछ स्पेशल उसको ग्रेचुटी भी मिलेगी जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं इन लीव ऑफ हिज सर्विसेज रेंडर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इन लीव ऑफ सैलरी, उसके अलावा भी उसको कुछ अमाउंट उसको दी जाएगी, स्पेशल ग्रेचुटी भी दी जाएगी। स्पेशल ग्रेचुटी का लॉ ने कोई कहीं रूल हमें बताया हुआ है? तो मेरे ख्याल में इसको भी क्या होना चाहिए? एग्जेम्प्ट होना चाहिए। इन लीव ऑफ प्री मेच्योर टर्मिनेशन, उसको चूंकि वक़्त से पहले फारिग कर दिया गया। द फॉलोइंग एडिशनल बेनिफिट्स वर अलाउड टू मिस्टर ए। अ कंपनसेशन फॉर अर्ली टर्मिनेशन 150 वाज पेड। ये क्या चीज़ होती है? एक्स ग्रेशिया, रिडंडेंसी कॉस्ट, गोल्डन हैंडशेक, ये इसका क्या रूल है?
या तो सैलरी में ऐड कर दें या पिछले 3 सालों की बेस के ऊपर एवरेज पे ले जाए। मिस्टर ए हैड obtained एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ 200,000 ऑन 1 जुलाई X6, रिटायर हो रहा है ये X7 में। उसने ये लोन लिया था विच वॉज पेएबल इन लम सम ऑन 31 March X this 25% of the outstanding balance was waived and remaining amount of loan was deducted from his final settlement। बताएं क्या ट्रीटमेंट होगा। लोन कितनी देर ड्यू रहा उसके पास, रिटायरमेंट कब हो रही है उसकी? हाँ जी, रिटायरमेंट कब हो रही है उसकी? 31 दिसंबर को। ये हमारा टैक्स ईयर है, टैक्स ईयर 20X7। उसकी रिटायरमेंट होनी यहाँ पर थी, वो यहाँ उसने रिटायरमेंट ले ली, उसको जल्दी उन्होंने फ़ारग कर दिया कि जनाब आपकी मेहरबानी है, आप अपनी चले जाएं। तो लोन उसका यहीं पर उन्होंने सेटलमेंट कर ली। 200,000 का लोन था। पहले बताएं कि क्या इन 6 मंथ के लिए इसकी सैलरी में कुछ आएगा, यस और नो? इंटरेस्ट फ्री लोन है, इसका हम 10% लेंगे या नहीं लेंगे? लेंगे, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल ही आप लगता है ईद के दिनों में कुछ भी नहीं पड़ा बेटा। 1 मिलियन से ज़्यादा होगा तो इसका लेंगे। ये तो 2 लाख रुपए है सिर्फ, तो पहली बात है इसका वो कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद हमने लॉ में ये पढ़ा हुआ है कि कोई भी आपकी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉयर को आपने पैसे देने थे या किसी थर्ड पार्टी को, एम्प्लॉयर वो वे ऑफ कर दे खुद या उसके कहने के ऊपर, वो क्या होगा? आपका बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब आप इसका 25% हमने आपको माफ़ किया। वो कितना बनता है? 50,000। तो 50,000 उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा एज अ बेनिफिट, दैट्स इट। द बेंचमार्क रेट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स इज 10%। ये हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया क्योंकि लोन अमाउंट 1 मिलियन से कम है। ही वॉज अलाउड टू रिटेन अ कार विच वॉज इन यूज एट अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 650। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट वॉज 700,000। ये उसको एक गाड़ी भी दी गई, ठीक है, विच वॉज इन हिज यूज, जो उसके यूज में थी, एट अकाउंटिंग। इसके देखें 2 ट्रीटमेंट होने चाहिए थे इस गाड़ी के, क्योंकि ये 6 मंथ जो है इसके पास गाड़ी रही है। ओके, तो इसकी कॉस्ट का 10% इंटू 6/10 जो है, 6/12 जो है, वो इसकी सैलरी में ऐड होना चाहिए एज अ बेनिफिट जो इसने इसको यूज़ किया। उसने कहा कि इन यूज़ है, लेकिन उसने यहाँ मुझे इसकी कॉस्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहा, लिहाजा अब मैं यहाँ मजबूर हूँ कि मैं इसका बेनिफिट यहाँ कैलकुलेट करने से कासिर हूँ। ओके, अब देखिएगा, लेकिन ये गाड़ी मुझे दे दी गई, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी कार की? 700,000 लेस उसकी कहता बुक वैल्यू पे दे दी गई, और वो कितनी थी? 650। तो 50,000 इसका ये ऐड कर दिया जाएगा इसकी सैलरी के अंदर। ओके, इसकी सैलरी में 50,000 इसका भी ऐड कर दिया जाएगा। अगर इस गाड़ी की मुझे वो कॉस्ट बता देता कि जनाब इस गाड़ी की कॉस्ट क्या है, तो फिर इसका 10% भी मैं ले लेता। टैक्स डिडक्टेड बाय द सैलरीज का क्या ट्रीटमेंट होगा? टैक्स डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर, एडवांस टैक्स होगा। ये क्या है? ऐड नहीं होगा बेटा, ये जाके टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा। आज सही परफॉर्म कर रहे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं आज ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। कौन सा क्वेश्चन था ये? 13? हाँ, 11। ये देखिएगा मिस्टर ए, ये आपने करना है, टाइम कम है इसलिए मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ। बेसिक सैलरी टोटली टैक्सेबल, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक्चुअल और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी
इसका 40 विच एवर इज़ हायर, यहाँ पर हमने टैक्स कर दिया इसको। यूटिलिटी अलाउंसेज टोटली टैक्सेबल, मेडिकल फैसिलिटीज़ एग्जेम्प्ट, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड एग्जेम्प्ट, कंपनसेशन फॉर अर्ली रिटायरमेंट टोटली टैक्सेबल, इंटरेस्ट फ्री लोन नो ट्रीटमेंट, वेवर ऑफ लोन टैक्सेबल, रिटेंशन ऑफ कार टैक्सेबल, टोटल सैलरी ये हो गई। 935 उसके ऊपर इनकम टैक्स आपका आ गया, 100% पहली स्लैब में फॉल कर रहा है, एडवांस टैक्स माइनस करेंगे तो ये हो जी। क्लियर? तो आज का आपकी असाइनमेंट जो है वो ये है कि आपने 11 टू ऑनवर्ड ये चैप्टर 2B के सारे क्वेश्चंस करने हैं अपने हाथ से और देखना है इंशाल्लाह। बाकी फिर इसके बाद हम कल इसको देखेंगे। इट्स ओके? अच्छा, इससे परेशान नहीं होना कि मुझे नहीं आता, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम। हालांकि आपको ईद के दिन बेटा वो जो मैंने समरी दी थी ना, आज के दिन आपको रिवाइज करके आना चाहिए था। तो मुझे ये बताएं कि आप वो सैटरडे को हमने रखा हुआ है ना, कब रखा है हमने वो टेस्ट जो है फुल फ्लैज? हाँ जी,